अगेन हम उसको भी इन डेप्थ डिस्कस करते हैं अभी। और फाइनली आपके पास आएगा ऑपरेटिंग इनकम, कि आपने उस बिजनेस से अल्टीमेटली क्या ऑपरेशन से जो है वो अपनी इनकम डिराइव की है। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग इनकम के नीचे एक परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रही है, विच इज बेसिकली अ परसेंटेज टू नेट सेल। जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, चाहे वो जिस भी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो लोकल हो, एमएनसीज हो, स्टार्टिंग कंपनी हो, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेशनल कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू सेल। जिस तरह से अगर आप देखें ऑपरेशनल कॉस्ट के नीचे एक आ रहा है परसेंटेज टू नेट सेल, विच इज एन इंडिकेटर कि आप कितना खर्च कर रहे हैं उस सेल में से अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी आपको इलस्ट्रेशन दिखाई गई है ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ें। अगर आप देखें कोई भी बजट जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका लास्ट ईयर किस तरह से परफॉर्म हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है वो सेकंड कॉलम जो आ रहा है वो है 2019 एक्चुअल, और इसके बाद आ रहा है बजट। सबसे पहले है बजट 2020, जिसको हम टारगेट कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजीज। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो हमेशा बेंचमार्क होता है विद सर्टेन इंडिकेटर दैट इज द एक्चुअल्स ऑफ द करंट ईयर। हो सकता है कि जब आप बजट बना रहे हो बाय दैट टाइम आपका जो है वो साल क्लोज ना हुआ हो, आप उस साल के ड्यूरिंग में हो, तो आप जो है वो उस केस के अंदर अपना लेटेस्ट एस्टिमेट या लेटेस्ट फोरकास्ट ऑफ द करंट ईयर यूज कर रहे हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक जो है वो कॉलम आ रहा है ग्रोथ की परसेंटेज का। ये क्या दिखा रहा है? वेरिएंस वर्सेस बजट वर्सेस लास्ट ईयर। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक ऐसे ही एक जो है वो एक आपके लिए एक डमी सा जो है वो नंबर यहाँ पर शो किया गया है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसमें सेल्स कितने परसेंट से ग्रो कर रही है? 15% से। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट कितने से ग्रो कर रहा है? अराउंड 20% से। विच इंडिकेट्स वॉट? कैसे हो सकता है? अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें इसमें, ये कब होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के केस के अंदर? जब उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वर्सेस लास्ट ईयर जो है वो कम हो रही हो। एनीथिंग, एनी अदर कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं? प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है वो टर्म या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, प्राइस। आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्राइस पे भी डिपेंडेंट होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय ड्रैप। नेवरदलेस देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ रूम बाय ड्रैप अवेलेबल that we can increase our prices every year in tandem with the CPI, depending on the nature of the drugs, whether those are essential drugs which are classified as scheduled drugs, or whether those are non-essential drugs which are called non-scheduled drugs. उसकी बेसिस पर जो है वो आपको एक CPI की जो भी आपकी परसेंटेज होती है इन्फ्लेशन की, आपको वो इन्फ्लेशन अलाउड है कि आप अपनी प्राइस में इंक्रीज ले सकें। तो बिल्कुल इन्होंने सही किया, सही कहा कि एक तो हम अपनी, अगर हम उतनी ही प्रोडक्ट्स जितनी लास्ट ईयर बेची थी उतनी ही प्रोडक्ट्स बेचकर भी जो है वो हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू प्राइस इंक्रीज। दूसरे हमारे साथी ने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि हम अपनी कॉस्ट को कम करके भी अपने ग्रॉस प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है जो बहुत प्रोमिनेंट है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करके। अगर हम अपने यूनिट्स बढ़ाएंगे तो क्या हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंट, अगर अज्यूम करें कि हम वही सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो हमने पास्ट में बेची थी और हम वही प्रोडक्ट्स को अगले साल बेच रहे हैं, तो क्या हमारे जितने भी हम नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर लें, क्या उसे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या ज्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू सेल्स? परसेंटेज टर्म्स में वो उतना ही रहेगा। परसेंटेज टर्म्स में इस वक्त हम बात करें कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20% से ग्रो कर रहा है जबकि सेल्स जो है वो कम से ग्रो कर रही है। ऐसा किस वक्त मुमकिन होगा? एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू लॉन्चेस। आप ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आए जिनके मार्जिन आपके पास अच्छे हैं, या मे बी एक और भी चीज हो सकती है जो बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, वो होती है कि अपनी प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करें। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? एनी आइडिया प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? एब्सोल्युटली, जैसे ऑफर्स दी जाती हैं आई कुछ। थिंक बहुत प्रिसाइसली इन्होंने कह दिया कि आप लो मार्जिन और हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेशियो को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप
करंट ईयर में आप 2019 में लेट से आप जो है वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जिनमें आपके पास प्रॉफिट्स कम थे वो ज़्यादा बेच रहे थे। हो सकता है आप कहें कि हम अगले साल में जो है वो उन प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कम करके और जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाएं। तो देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेज आई थिंक टू समराइज एंड टू मूव फॉरवर्ड। जो चार हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आई वो एक प्राइस आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके कर सकते हैं, न्यू लॉन्चेस एंड आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स। अगर हम समराइज करें इस पूरी डिस्कशन को तो हम उस तरह से अपने ग्रॉस मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 10%। एनी रिफ्लेक्शन ऑन दैट? हम किस तरह से इसको जो है वो मेजर करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जा रही है या सही डायरेक्शन में जा रही है? एनी रिफ्लेक्शन ऑन दैट? फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि पहले आपने बजट में हमें कहा था कि 1380 आपका है, अल्टीमेटली आपने अपना ऑपरेशन कॉस्ट कम की है बजट में। सॉरी, यहाँ पर 2019 वर्सेस हम बजट देख रहे हैं, तो बजट में आपकी जो है वो 1380 हुई है और 12 एडवर्स वेरिएंस वेल एडवर्स तो है, लेकिन आप जिस माशरे में हम रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली या शायद मे बी डिफिकल्ट टू मैनेज कि आप उसी एक्सपेंसेस में रहते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करें। जो इम्पोर्टेंट आई थिंक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई हो, तो हम ज़्यादा प्रमोशन एक्टिविटीज कर रहे हो। हम ज़्यादा प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बट यहाँ इस पर्टिकुलर केस को देखते हुए कोई अगर रिफ्लेक्शन देना चाहे, आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है, R&D कॉस्ट भी हम इंकर कर रहे होते हैं जो अल्टीमेटली हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट में आमतौर पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, यहाँ पर आपकी सेल्स ग्रो हो रही है 15% से, आपके ग्रॉस प्रॉफिट 20% से ग्रो हो रहे हैं, जबकि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट 10% से ग्रो हो रही है। जनरली जब हम बजट्स बनाते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो उसको ज़्यादा एक्सपेंस इंकर करना पड़ता है अपने अपने मार्जिन को जनरेट करने के लिए, लेकिन एज दी ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर उसके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिसमें सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, प्रोमोशनल कॉस्ट, जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या कंपोनेंट्स आते हैं, वो आपकी 10% से ग्रो कर रही है, बट आपका जो टॉप लाइन है दैट इज ग्रोइंग बाय 15%। और इसी तरह से अगर आप देखें, इसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट की जो परसेंटेज टू सेल है दैट वाज 2019 दैट वाज 25%, which has reduced to 24% in 2020, which is again a good indicator कि आपने in terms of sales कम खर्चा किया है उस सेल को जनरेट करने के लिए। सो इट्स ऑल्सो अ हेल्दी इंडिकेटर। जब आपकी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो वर्सेस लास्ट ईयर इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो अल्टीमेटली अगर आप अपनी बॉटम लाइन को या अपनी ऑपरेशनल इनकम को देखेंगे, वो आपकी ग्रो हो रही है बाय 30%, विच इज ट्रिमेंडस। लाइकवाइज अगर आप अपनी रिटर्न ऑन सेल्स परसेंटेज को यानी अपनी ऑपरेटिंग इनकम टू नेट सेल्स को अगर आप गेज करें, वो आपकी वर्सेस लास्ट ईयर इंप्रूव हो रही है बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स। हाउ डिड वी मैनेज इट? जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करके, प्राइस को इंक्रीज करके, अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लाके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है वो आप समझ लें कि रीएलोकेट करके या उसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करके हमने जो है वो इस लेवल को अचीव किया। अच्छा, यहाँ पर जब हम बजटिंग की बात करते हैं तो एक टर्म यूज़ होता है जीरो बेस्ड बजटिंग का। मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को टच करके आगे बढ़ जाऊँ कि जीरो बेस्ड बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को जब बजट कर रहे हों तो आप उनको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से जो है वो स्टार्ट करें। आप ये ना सोचें कि आज मेरे क्या ऑपरेशन है और अगले साल क्या होंगे। आप ये कहें कि अगले साल मेरी एस्पिरेशन क्या है और उसको अचीव करने के लिए मैं किस लेवल के एक्सपेंसेस या किस लेवल की रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ। यानी आप अपने माइंड में कोई ब्लॉकेज या कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रखें, आप इसको बिल्कुल ओपन एंडेड रखें कि आप अपने आप को बिल्कुल स्क्रैच से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने टॉप लाइन या अपने एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए आप कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे। स्लैक भी आपका जो होता है जीरो बेस्ड बजटिंग में, वो फॉरवर्ड नहीं होता। जैसे कि पुराने बजट में किसी एक मैनेजर ने फॉर एग्जांपल अपने आरओआई बेहतर करने के लिए वो चीज़ें पुट की भी होंगी, तो जीरो बेस्ड बजट में हट जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल नहीं हुआ, स्लैक भी हट जाता है। बिल्कुल। आपकी जितनी इनएफिशिएंसीज हैं वो जीरो बेस्ड बजटिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं, आप उनको स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, टाइम को देखते हुए थोड़ा हम स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा हमने एक्सपेंड किया है, थोड़ा जो है वो जूम इन किया है। अगर आप यहाँ देखें, वही जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें अब एक टर्म और ऐड हो गई है विच इज ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट एंड नेट सेल्स। इस पर जो है वो अगर हम थोड़ा क्विकली जो है वो डिस्कस कर लें, ज़ियाद ने ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर कर लिया था कि जो फार्मा इंडस्ट्री है
उनकी जो प्राइसेस होती है वो पैक पे मेंशन्ड होती हैं, विच इज MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, विच इज द प्राइस टू द पेशेंट्स। उसके बाद 15% डिस्काउंट के बाद जो है वो उनको कहते हैं ट्रेड प्राइस, जो कि प्राइस होती है फॉर दी रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। और उस पर फर्दर डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड प्राइस या TP के ऊपर, जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, विच बेसिकली लाइज ऑन बिटवीन द कंपनी एंड दी रिटेलर्स और फार्मेसीज, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट। तो अगर आप TP, क्योंकि हम बीइंग मैन्युफैक्चरर्स, बीइंग कंपनी, हम MRP पे प्रोडक्ट्स को जो है वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, हम TP पे ही सेल कर सकते हैं। तो TP से लेकर और जो आपके नेट सेल या जो आपकी एक्स फैक्ट्री प्राइस का जो सफर होता है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस रन करना है, लाइक आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना है, टेंडर्स में जाना है, तो आपको ज्यादा डिस्काउंट देना होगा। तो उस जो गैप है आपके ग्रॉस और नेट का जो गैप है, उसको जो है वो मेजर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, ग्रॉस टू नेट सेल्स के जो है वो डिफरेंस है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10% का डिस्काउंट दे रही है ओवरऑल फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 6% देती हैं, कुछ 7 देती हैं, कुछ 6-7 देती हैं, बट इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी रखती हैं ज़्यादा। तो इन सबको मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन जो आ रहा होता है ग्रॉस और नेट के बीच में, उसको हम कहते हैं नेट डिस्काउंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिकेटर होता है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी के लिए। उसके बाद अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें, इसमें हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, स्पेसिफिकली स्पीकिंग विद रिगार्ड टू द फार्मा इंडस्ट्री। हम अगर बात करें फार्मा इंडस्ट्री की कॉस्ट की, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको जनरली APIs कहा जाता है। APIs जो है वो हम डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो उन पर ड्यूटीज और कुछ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ लें कि मेजर कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का। उसके बाद ऑब्वियसली उस API के अंदर हम एक्सीपिएंट्स ऐड करते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट डाल रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें और ऐड हो रही होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो मटेरियल का होता है। एंड जनरली स्पीकिंग इट शुड बी अराउंड मोर देन 50% फॉर एनी कॉस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर हम लॉजिकली बात करें तो किसी भी दवा की जो कॉस्ट है उसका 50-60% जो है वो उसकी ओवरऑल मटेरियल की कॉस्ट होना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। COG इसका या टोटल प्राइस का? टोटल कॉस्ट का, प्राइस का नहीं, कॉस्ट का, जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। उसके बाद अगर हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने एक फैक्ट्री रखी है जहां पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, हमने मशीन्स रखी हैं, उनका डेप्रीसिएशन आ रहा है। आई होप डेप्रीसिएशन अब आपको बहुत डिटेल में समझ आ गया होगा। तो जो मशीन का जो डेप्रीसिएशन है वो यहाँ पर अल्टीमेटली लोड होता है इन दी प्रोडक्शन कॉस्ट। लाइकवाइज आपने कोई लेबर इंगेज किए हैं उनको बनाने के लिए, उनकी कॉस्ट आती है, आपके जो बाकी ओवरहेड्स हैं। तो ये सारा सब कुछ मिलाकर जो है वो आपकी अल्टीमेटली बॉइल डाउन होती है टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एनी क्वेश्चन ऑन दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इसके अंदर सैलरीज भी शामिल है? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें जो लेबर की जो कॉस्ट है उसमें आपकी जो उस गुड्स को बनाने के लिए लेबर यूज हो रही है, या जो प्रोडक्शन साइड के जो इवन मैनेजमेंट स्टाफ भी है अगर प्रोडक्शन साइड के, उनकी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं जो यानी कंट्रीब्यूटिंग उसके अलावा और कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर हम थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म कर लें ताकि आगे के लिए भी आसानी हो जाए। और कौन से अकाउंट्स है, वेयर हाउस है, अकाउंट्स, वेयर हाउस, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर एक हम गोल्डन प्रिंसिपल की बात करें जो सबके लिए अप्लाई होता है, जो भी डिपार्टमेंट्स उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है वो मददगार होते हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो सारी की सारी इट गेट्स लोडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप मुझे बताएं जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करें टू द मैन्युफैक्चरिंग? नो। तो उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनती। अगर हम बात करें आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट की, medical department is there to support you from medical perspective, marketing is there to support you from marketing perspective, they are not directly helping you in manufacturing the products. warehouse की आपने बात की, warehouse अगर raw materials का है, packaging materials का है, तो that is directly contributing to the manufacturing. लेकिन गुड्स को भी वहां पे स्टोर किया जाता अगर फिनिश गुड्स स्टोर किए गए हैं, देखें जब फिनिश गुड्स बन गई, अब जो भी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनेगी, वो फिर नीचे आपकी जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। है क्योंकि वेयर हाउस पे फिर दो टाइप्स के एक APIs के लिए अलग है और फिर वेयर हाउस फिनिश गुड्स के लिए अलग है। तो जो आपके APIs या जो आपके एक्सीपिएंट्स या जो पैकेजिंग मटेरियल्स वाला वेयर हाउस है, उनकी कॉस्ट आपकी जो है वो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और जो आपकी बाकी वेयर हाउस की जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो आपकी जा रही होगी ऑपरेशनल कॉस्ट। हम इसको बाइफरकेट करते हैं और डिपेंड करता है आपने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है उसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं।
It all depends on the product, on the company's aspirations, on the company's priorities and its manufacturing efficiencies. जब कंपनी नई नई बनती है तो हो सकता है कि उसकी मटेरियल कॉस्ट कम हो एज कम्पेयर टू बाकी कॉस्ट, क्योंकि उसको फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो लोड करनी होती है प्रोडक्शन कॉस्ट में। लेकिन जैसे आप मेच्योर होते हैं तो आपकी बाकी कॉस्ट कम हो जाती है और फिर अल्टीमेटली आपकी जो मेन कॉस्ट होती है जो ड्राइव करती है वो एपीआई की कॉस्ट या जो मटीरियल्स की कॉस्ट है वो होती है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी काइंड ऑफ प्रोडक्ट एज वेल। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें आपको ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि आपको प्रोसेसेस से गुजरना होता है। आपको वैसे पता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कौन से प्रोसेसेस से जो है वो प्रोडक्ट गुजर के जो वो बनती है, मैन्युफैक्चर होती है? डिस्पेंसिंग, उसके बाद सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्पेंस होती है आपके वेयर हाउस से, उसके बाद ब्लेंडिंग होती है, ग्रैन्युलेशन हो सकती है जिसमें आप छोटे छोटे इसके जो है वो ग्रैन्यूल जो है वो बना रहे होते हैं, इनकैप्सुलेशन आप उसको किसी कैप्सूल के अंदर फिल कर रहे होते हैं, मिक्सिंग, कंप्रेशन, पैकेजिंग। तो ये डिफरेंट स्टेप से गुजर के अल्टीमेटली जो है वो आपकी प्रोडक्ट बन रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कोई दवा ऐसी हो कि जिसमें आपने सिर्फ इंपोर्ट किया, आपने एपीआई और आपने सिर्फ कैप्सूल के अंदर डाला, उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ी। कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रोसेसेस ज़्यादा हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। एक सवाल जी, बट अबाउट दोस्त जो सिर्फ फिनिश फॉर्म में प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है और सारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्या वो सारी सीओजीएस में आएगी या उसके अलावा एडिशनली कुछ चीज़? आपका क्या ख्याल है जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं उनकी जो भी कॉस्ट होगी वो कहाँ जानी चाहिए? बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। वो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसकी जो भी कॉस्ट है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़, अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं जो आपको रिफंड ना हो, वो सारे के सारे पार्ट बनेंगे सीओजीएस। उसमें जो है वो फिर कोई फैक्ट्री की कॉस्ट नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसमें आप कोई एडिशनल स्टेप्स नहीं कर रहे होते। उसमें तो 100% फिर मटेरियल कॉस्ट ही हम कह सकते हैं कि आपकी है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। अच्छा, अगेन रिलेटिंग इट बैक टू द मेन स्लाइड, हमने जो है वो ग्रॉस टू नेट का जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि आप अपने टीपी पे कितना डिस्काउंट देके अपनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो है वो सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है वो एक दफ़ा बहुत ब्रीफली जो है वो टच किया, उसमें डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। नाउ ऑपरेशनल कॉस्ट के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, दोज आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो फार्मा इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। टाइम को देखते हुए इसको हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज